चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं संविधान के प्रस्तावना की। देखो, सबसे पहले अगर बात करें कि आखिर प्रस्तावना होती क्या है, तो जब भी दोस्तों आप कोई भी किताब पढ़ते हैं या कोई भी नॉवेल पढ़ते हैं, तो सबसे पहला पेज किस चीज का उसमें होता है? तो जो सबसे पहला पेज होता है दोस्तों, उसको प्रीफेस कहते हैं या उसी को हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं। तो दोस्तों, किसी भी नॉवेल में या किसी भी बुक में जो पहला पेज होता है वो किसका होता है? तो या तो प्रीफेस का ही होगा, और प्रीफेस में उसी को आप प्रस्तावना हिंदी में कहते हैं। उसमें लिखा क्या होता है? तो प्रस्तावना में दोस्तों लिखा होता है जो उस किताब के लेखन का उद्देश्य, यानी उस किताब का सारांश। तो अब देखोगे दोस्तों कि किसी भी उपन्यास या फिर किसी भी पुस्तक में का जो प्रथम पृष्ठ होता है वो होता है प्रस्तावना का, या इसी को उद्देशिका कहा जाता है। अब इस उद्देशिका में लिखा क्या होता है? अगर आप देखोगे कि इस प्रस्तावना या उद्देशिका में लिखा क्या होता है, तो भाई इसमें दो बातें लिखी होती है। पहली बात तो जो लिखी होती है वो लिखा होता है इस यानी पुस्तक या फिर उपन्यास का सारांश, या आप इसको कह लो समरी भी कह सकते हैं। और दूसरा होता है लेखक का दृष्टिकोण। लेखक का दृष्टिकोण से मतलब है कि लेखक किस उद्देश्य से इस किताब को लिख रहा है। तो जो लेखक है किस उद्देश्य से किताब लिख रहा है, तो ये दोनों चीजें लिखी हुई मिलती हैं। तो दोस्तों, जो काम उपन्यास या पुस्तक में प्रस्तावना का या उद्देशिका का होता है, यही काम दोस्तों संविधान का प्रस्तावना में होता है। तो दोस्तों, संविधान प्रस्तावना जो होता है वो संविधान का परिचय या सारांश है, या आप इसको कह लो कि समरी या इंट्रोडक्शन है। इसको आप ऐसे कह सकते हो कि समरी है या फिर इंट्रोडक्शन है। और इसमें यह संविधान का दर्शन शास्त्र है, जिसमें संविधान निर्माताओं का दृष्टिकोण समाहित है। तो इसमें बेसिकली दोस्तों संविधान का दर्शन है, संविधान की फिलॉसफी है, और संविधान निर्माताओं का दर्शन है कि किस उद्देश्य से संविधान निर्माता जो है वो संविधान की रचना कर रहे हैं। तो किस उद्देश्य से संविधान निर्माता संविधान की रचना कर रहे हैं। तो बेसिकली दोस्तों यही है आपकी प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को आप कह सकते हैं कि संविधान का परिचय है, सारांश है, संविधान की समरी है। तो जो भी आप चाहे, संविधान का परिचय, संविधान का सारांश, संविधान का इंट्रोडक्शन या संविधान का ट्रेलर, जो भी आप चाहे वो आप इसे कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर अपने कि प्रस्तावना का सोर्स कहां से है। तो दोस्तों, जो प्रस्तावना का जो सोर्स है वो है अमेरिका से। तो प्रस्तावना दोस्तों यूएसए के संविधान से अपनाया गया है, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव का उस पर प्रभाव है। अब दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव ये भारत के आने वाले संविधान का सारांश था, और जिसे प्रस्तावित किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1949
13 दिसंबर 1946 को, और संविधान सभा ने स्वीकार किया 22 जनवरी 1947 को। तो संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। अब दोस्तों जो प्रस्तावना है वो भी संविधान का सारांश है। तो ये भी प्रस्तावना भी थी जो अब वर्तमान संविधान का सारांश है, और उद्देश्य प्रस्ताव आने वाले संविधान का सारांश था। तो चाहे वो प्रस्तावना हो, चाहे वो उद्देश्य प्रस्ताव हो, जब दोनों सारांश हैं, जब दोनों सारांश हैं, तो कहा जा सकता है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित है। तो ये हम ऐसा कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं प्रस्तावना की विशेषता की। भाई जो प्रस्तावना है इसकी विशेषता क्या है? भाई सबसे पहला है कि जो प्रस्तावना है ये लोगों की सर्वोच्चता को दिखाता है। लोगों की सर्वोच्चता से मेरा मतलब है कि बेसिकली ये जनता की सर्वोच्चता को दिखाता है। तो लोगों की सर्वोच्चता को दिखाने से मेरा मतलब है कि जनता की सर्वोच्चता की घोषणा करता है कि भारत में जनता ही सर्वोच्च है। भारत में जनता ही सर्वोच्च है। भारत में जनता ही सर्वोच्च है। और कैसे पता चलता है भाई? ये देख लीजिए। जैसे देखो यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन आप समझ जाओगे आराम से कि यहां लिखा हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया, और लास्ट में है कि हेयर बाई अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव आवर सेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारत की जनता ने ही भारत के संविधान को बनाया है, एक्सेप्ट किया है और अपने ऊपर लागू किया है। और जब भारत की जनता ने ही भारत के संविधान को बनाया है तो सबसे ज्यादा शक्ति किसमें हुई? सबसे ज्यादा शक्ति हुई भारत की जनता में। तो भारत की जनता में ही सबसे ज्यादा शक्ति हुई कि भारत की जनता ने ही भारत के संविधान को बनाया है, एक्सेप्ट किया और अपने ऊपर लागू किया। अब ये बताता है भारत के स्वभाव की घोषणा करता है, और भारत के स्वभाव का मतलब है कि भारत किस प्रकार का देश है। तो भारत के स्वभाव की घोषणा करता है मतलब है कि भारत किस प्रकार का देश है, कि भारत किस प्रकार का देश है इसके बारे में बताता है। साथ ही दोस्तों ये भारत के संविधान के उद्देश्यों की घोषणा करता है कि भारत के संविधान का लक्ष्य क्या है। भारतीय संविधान का लक्ष्य क्या है उसकी घोषणा करता है। और अंतिम है भारत के संविधान के अंगीकरण करने के दिन की घोषित करता है, और यह दिन था दोस्तों 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 इसकी भी घोषणा करता है। तो जैसे आप देखोगे यहां पर आपको डेट मिल जाएगा कि ऑन दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, तो 26 डे ऑफ नवंबर 1949, तो 26 नवंबर
1949 का जो दिन है ये कहाँ मिलता है? तो ये हमें संविधान की प्रस्तावना में ही मिलता है। तो यहां तक बात भाई सबको समझ आ गया? यहां तक आपको बात क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की। अब देखो यहां पर देखो ये दो तीन बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी, ये बात समझ में आ गया होगा, ये बात होगा, बट ये दोनों बातों में भी आपको कंफ्यूजन होगा कि भारत के स्वभाव की घोषणा, कि भारत किस प्रकार का देश है, इसकी घोषणा और उद्देश्य, संविधान के उद्देश्यों की घोषणा कैसे होती है, ये आपको थोड़ा समझ में अभी तक नहीं आया होगा। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि ये किस प्रकार से घोषणा करता है, उस पर परिचर्चा करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले दोस्तों प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्द हैं उसको देख लीजिए। देखिए सबसे पहला शब्द है वो है संप्रभु। संप्रभु का मतलब होता है कि जो अपना मालिक खुद हो। तो जैसे और भारत में देखा जाए कि भारत सरकार के जो सभी निर्णय होते हैं वो स्वयं के होते हैं, और भारत सरकार के किसी भी निर्णय में विदेश या संस्था से प्रभावित नहीं है। यानी भारत सरकार का जो निर्णय है वो किसी भी तरीके से विदेश और वहां की किसी भी विदेशी संस्था से नहीं है, जिसमें यूएनओ तक शामिल है। यानी भारत सरकार का जो निर्णय होता है वो यूएनओ के बिना हस्तक्षेप के होता है। तो भारत सरकार के निर्णय, भारत सरकार के निर्णय बिना संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के होते हैं। तो उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ भी हस्तक्षेप नहीं करता। दूसरा है दोस्तों समाजवादी। समाजवादी का मतलब है कि सभी प्रकार के शोषण को खत्म करना, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, तो सभी प्रकार के शोषण की समाप्ति करना है। तीसरा है भाई पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है दोस्तों कि भारत को कोई अपना आधिकारिक राजधर्म नहीं होगा, और भारत में सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता है। फिर है भाई लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि जनता सरकार के द्वारा सरकार जो है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है। तो चाहे वो भाई हो केंद्र सरकार, चाहे हो राज्य सरकार, दोनों सरकार को चुनती है जनता। तो जैसे लोकसभा के चुनाव में आप वोट डालते हैं तो केंद्र सरकार को चुनते हैं, विधानसभा के चुनाव में वोट डालते हैं तो राज्य सरकार को चुनते हैं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को चुनती है जनता। यहां तक बात सबको समझ है? इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट है गणतंत्र। गणतंत्र का सीधा सीधा मतलब होता है कि राष्ट्र प्रमुख का निर्वाचन किया जाएगा। यानी राष्ट्र प्रमुख, भारत में जैसे राष्ट्रपति हैं तो राष्ट्रपति का चुनाव होगा प्रत्येक 5 साल पे। तो इसका सीधा मतलब है कि राष्ट्र प्रमुख का चुनाव होगा। और भारत में जो राष्ट्र प्रमुख हैं, भारत में जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का जो होगा चुनाव होगा प्रत्येक 5 वर्षों पर। तो प्रत्येक 5 वर्षों में राष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो वो हो गया भाई आपका गणतंत्र। यहां तक बात सबको समझ आ गई? अब दोस्तों ये जो 5 शब्द हैं ये बेसिकली बताते हैं नेचर ऑफ इंडिया, यानी भारत किस प्रकार का देश है। तो ये बताते हैं भारत की प्रकृति, कि भारत कैसा देश है। भारत कैसा देश है, ये बताते हैं भारत की प्रकृति।
इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले शब्दों की, जैसे है न्याय। तो न्याय जो है भाई वो 3 तरीके का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और ये ध्यान रखिएगा कि हमने लिया है फ्रांस से, सॉरी रूस से। तो न्याय तो भाई भारत में 3 प्रकार का हो गया। इसके बाद है स्वतंत्रता, यह है 5 प्रकार की। कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना, 5 प्रकार की। और समानता है भाई वो 2 प्रकार की है, स्थिति और अवसर। और फिर है बंधुत्व, जिसको कहते हैं विश्व बंधुत्व, जिसको कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, जिसको कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम। तो ये तो दोस्तों हो गया इस बारे में। और इससे दोस्तों पता चलता है संविधान का उद्देश्य। संविधान का उद्देश्य या संविधान का लक्ष्य। तो संविधान का उद्देश्य या संविधान का लक्ष्य पता चलता है। तो यहां तक भाई बात सबको समझ में आ गई। तो ये संविधान का उद्देश्य या संविधान का लक्ष्य पता चलता है कि आखिर भारत का संविधान क्या पाना चाहता है। तो इससे दोस्तों सीधा सीधा मतलब हो जाता है कि भारत का संविधान क्या पाना चाहता है। तो यहां तक बात भाई सबको क्लियर है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।